नमस्ते। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां एप्पल यह कंपनी लगभग धरती की सबसे मूल्यवान कंपनी है, लेकिन यह कभी ऐसा होने वाला नहीं था। यह लगभग अस्तित्व में ही नहीं आई थी। लेकिन क्यों? लेकिन मैं आपको वापस ले चलता हूँ। ओह हाँ, यहीं पर। ये 1969 है। बेबी बूमर बड़े हो चुके थे, अपने देश से नफरत करते थे। वे उस युद्ध में लड़ना नहीं चाहते थे जो चल रहा था और उनके पास दुनिया के बारे में नए विचार थे। उन बदलावों में से कुछ तकनीक से जुड़े हुए थे और सच कहें तो कुछ गीक्स पहली बार माइक्रोचिप बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे और एक और गीक इस नई माइक्रोचिप चीज का बहुत बड़ा प्रशंसक था। लेकिन इससे पहले कि हम इस आदमी के बारे में बात करें, एक और शख्स है जिसके बारे में हमें बात करनी होगी, जो शायद एप्पल की स्थापना में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टीव वोजनियाक एक छात्र थे जिन्हें कंप्यूटर और उनसे जुड़ी हर चीज से प्यार था। वह आंतरिक सर्किट की किताबें पढ़ते थे, शौकिया तौर पर समस्याओं को हल करते थे और उनका सपना था कि उनके पास खुद का एक पर्सनल कंप्यूटर हो। लेकिन उस समय यह काफी मुश्किल था क्योंकि उस समय कंप्यूटर ऐसे दिखते थे, यह ज्यादा व्यक्तिगत नहीं लगता। लेकिन यह 1974 में बदल गया जब पहली बार एक पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च हुआ जो दिखने में बहुत ही बेकार था। हाँ, असल में ये कुछ खास करता भी नहीं था। ये एक साधारण डिब्बा था जिसमें कुछ लाइटें जलती थीं, जिन्हें आप प्रोग्राम कर सकते थे और अलग अलग क्रम में लाइट्स को जलने बुझने के लिए सेट कर सकते थे। हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि इसने स्टीव वोजनियाक को हैरान कर दिया और वे हमेशा के लिए कंप्यूटरों के दीवाने हो गए। इसने न सिर्फ स्टीव वोजनियाक को हैरान कर दिया, बल्कि ऐसा लगता है कि इसने दुनिया भर के गीकों को भी चौंका दिया, जिससे कंप्यूटर क्लब और विश्वविद्यालय बनने लगे। वे लोग इकट्ठा होते थे और इस चीज के साथ छेड़छाड़ करते, इसकी तकनीक के अंदरूनी कामकाज पर चर्चा करते और कंप्यूटरों के भविष्य के बारे में सोचते थे। ऐसे ही क्लबों में से एक सैन फ्रांसिस्को में था, होमब्रू कंप्यूटर क्लब, जहां छात्र उस समय उपलब्ध तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी खुद की छोटी छोटी खोजें लाते थे। ये वही क्लब था जिसका हिस्सा हमारे अच्छे दोस्त स्टीव वोजनियाक भी थे। और रुको, ओह, ये कौन है? स्टीव जॉब्स भी इसी कंप्यूटर क्लब का हिस्सा थे और जब उन्होंने देखा कि स्टीव वोजनियाक अपना खुद का कंप्यूटर लेकर आए हैं, हफ्ता दर हफ्ता दोनों स्टीव्स आखिरकार एक दूसरे के पास गए और बोले, अरे शायद हमें इन चीजों को बेचना चाहिए। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि उन्होंने गैराज में कुछ शानदार चीज बनाई जिसे वे वर्कशॉप कहते थे, लेकिन 1975 में इन दोनों लड़कों ने ये चीज लॉन्च की थी। हाँ, बिल्कुल सही। असल में यह वही पहली डिवाइस थी जिस पर इन दोनों जीनियस ने कभी काम किया था। यह एक साधारण उपकरण था जो आपको बिना पैसे दिए लंबी दूरी की कॉल करने में मदद कर सकता था। लेकिन वह चीज चल नहीं पाई तो वे वापस गैराज में गए और एप्पल आई बनाया। इसमें स्क्रीन नहीं थी, माउस नहीं था, कीबोर्ड नहीं था, लेकिन यह एंग्री बर्ड्स गेम चला सकता था। मजाक कर रहा हूँ। एप्पल आई मूल रूप से एक सर्किट बोर्ड था जो कुछ सरल गणनाएं कर सकता था और उस समय इसकी कीमत बहुत अधिक थी। कुल मिलाकर 200 यूनिट्स बनाई गईं और 50 यूनिट्स बेची गईं, जिनसे $30,000 से थोड़ा अधिक की कमाई हुई। अच्छा ठीक है, अभी हमें थोड़ा और आगे जाना है। उस समय $30,000 बिल्कुल भी बुरा नहीं था और यही वह सबूत था जिसकी स्टीव जॉब्स को जरूरत थी। उन्हें पता था कि भविष्य में ऐसे लोग होंगे जिन्हें कंप्यूटर पसंद होंगे, लेकिन हर कोई जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के विचार को पसंद करता है वह खुद से इसे बना नहीं पाएगा। और एप्पल, वह इस नई सोच में सही से फिट नहीं बैठता था और इसलिए दोनों ने मिलकर एप्पल आई बनाने की ठानी। इस बार उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। वे एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते थे जो पूरी तरह से पैकेज के रूप में बेचा जाए, न कि पहले की तरह जो सिर्फ एक सर्किट बोर्ड था। समस्या यह थी कि उस समय की तकनीक के साथ यह असंभव था। लेकिन रुकिए, स्टीव वोजनियाक ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने अलग अलग चिप्स को जोड़ना शुरू किया और मैनुअल्स में ऐसे चिप्स ढूंढने लगे जो मल्टीटास्क कर सकें। ऐसा बार बार करने के बाद कुछ समय बाद उनके पास एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें बहुत ही कम चिप्स थे। यह न केवल एप्पल आई की तरह साधारण गणनाएं कर सकता था, बल्कि इसमें इनबिल्ट स्क्रीन पर रंगीन ग्राफिक्स और पैटर्न भी बनाए जा सकते थे। बहुत बढ़िया। इसे बनाना सस्ता है, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है और ये एप्पल आई से भी ज्यादा सक्षम है, लेकिन ये अभी भी बदसूरत है। ये अब भी चिप्स और तारों का एक ढेर है और जो कोई कंप्यूटर का जादूगर नहीं है उसके लिए ये काफी डरावना लगता था। और यहीं पर स्टीव जॉब्स की एंट्री होती है। जहां वोजनियाक कंप्यूटर के पीछे के इंजीनियर थे, वहीं स्टीव जॉब्स मार्केटर थे। वह दुनिया के पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने यह बात समझी थी। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक औजार नहीं थी, बल्कि यह यूजर के साथ व्यक्तिगत संबंध भी बना सकती थी। आप कंप्यूटर को लेकर कई तरह के नजरिए रख सकते हैं। मेरा खास नजरिया यह है कि कंप्यूटर एक नया माध्यम है। उन्हें पता था कि किसी चीज को सुंदर कैसे बनाया जाए और उन्हें पता था कि इसे लोगों को कैसे बेचा जाए। उन्होंने कबाड़ को एक चिकने, साधारण और दोस्ताना आवरण में फिट कर दिया, जिससे कंप्यूटर आम उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन गया। और नए डिजाइन के साथ यह साफ था कि उन्हें इसे लोगों को बेचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि एप्पल डू को 1977 में लॉन्च किया गया था और इसके उत्पादन जीवन के अंत तक इसकी 60 लाख यूनिट्स बिक चुकी थीं।
अब एप्पल की कीमत लगभग 2 अरब डॉलर हो गई थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन यह अभी भी उस स्तर से काफी दूर था जैसा कि हम आज इसे जानते हैं। इस सफलता के कारण अब कंपनी के लिए पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने का समय आ गया था। नई प्रबंधन टीम आई और 12 दिसंबर 1980 को एप्पल को सार्वजनिक शेयर बाजार में उतारा गया, जहां 4.6 मिलियन शेयर $22 प्रति शेयर की दर से बेचे गए। दिन के अंत तक कहा जाता है कि उन सभी लोगों के साथ जिन्होंने उस समय एप्पल के ये शेयर रखे थे 300 करोड़पति बन गए थे, और यहाँ से चीजें सिर्फ ऊपर ही जाती रही। मजाक कर रहा हूँ। इसके तुरंत बाद उन्होंने एप्पल 3 लॉन्च किया और यह अपनी अविश्वसनीयता और बग्स के लिए बदनाम हो गया। फिर उन्होंने लीसा लॉन्च किया, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला पहला कंप्यूटर था, ठीक वैसे ही जैसा आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी शानदार है ना? शायद नहीं। उन्होंने इसके लिए कोई अच्छे एप्स नहीं बनाए और खुद कंप्यूटर भी बहुत महंगा था, इसलिए किसी ने इसे खरीदा ही नहीं। साथ ही जब वे लीसा बना रहे थे तो कंपनी के अंदरूनी झगड़ों के कारण उन्होंने स्टीव जॉब्स को टीम से बाहर कर दिया। ये चीज बेकार है, मैं वही चीज बनाऊंगा लेकिन और बेहतर। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने सचमुच ऐसा कहा और फिर सबसे सफल कंप्यूटरों में से एक बना डाला। एक कंप्यूटर जिसे आप शायद जानते होंगे, मैकिन्टोश। ये मूल रूप से लीसा ही था। एक कंप्यूटर जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, जिसे संक्षेप में GUI कहते हैं, लेकिन इस बार ये सस्ता था। उन्होंने इसका विज्ञापन सुपर बाउल के दौरान दिखाया और सभी ने इसे अब तक का सबसे बेहतरीन विज्ञापन कहा और बिक्री बूम। लेकिन फिर बिक्री धीमी पड़ गई क्योंकि समीक्षाएं आ गईं। मैकिन्टोश अब भी कुछ खास नहीं था। ये धीमा था, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था और लोगों को यह बहुत महंगा लगा और इससे स्टीव जॉब्स नाराज हो गए। याद है जब मैंने कहा था कि नई मैनेजमेंट आई थी, तो उन लोगों में से एक पेप्सी से था, जॉन स्कली। और मैकिन्टोश की आलोचनाओं के कारण जॉन और स्टीव के बीच बहस शुरू हो गई। क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी शुगर वाटर बेचते रहना चाहते हो या मेरे साथ आकर दुनिया बदलना चाहते हो? बस यहाँ से निकल जाओ। और इस तरह स्टीव को मैकिन्टोश के प्रमुख के पद से हटा दिया गया। तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? ठीक है, मैं जा रहा हूं। और वैसे दूसरा स्टीव भी जा चुका है। और इस तरह स्टीव जॉब्स इस छोटी सी पुरानी कंपनी नेक्स्ट के साथ कुछ और करने निकल पड़े। वाह, इन कंप्यूटरों को देखो यार, ये 3D एनिमेशन बना सकते हैं। ऐसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा। वाह, तुम शायद इस तरह की तकनीक से कुछ कमाल की चीज बना सकते हो। ओह माय गॉड, टॉय स्टोरी, ये तो कमाल है। चलो वापस एप्पल पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक के बिना वहां क्या हो रहा है। ओह ठीक है, मैकिन्टोश 512 के। नाम थोड़ा अजीब सा है। मेरा मतलब है ये अच्छा है। मुझे लगता है इसमें कुछ अच्छे पब्लिशिंग एप्लीकेशन हैं। यार ये लोग इसकी कीमत वाकई बढ़ा रहे हैं। वैसे उम्मीद है कि ये बात बाद में इनके लिए मुसीबत नहीं बनेगी। ओश, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? खैर, एप्पल ने कंप्यूटर बनाना जारी रखा, लेकिन वे उस चमक को मिस कर रहे थे जो जॉब्स और वोज़नियाक जैसे लोग कंपनी में लाते थे। हाँ, उन्होंने कुछ काफी पावरफुल चीजें बनाई और जैसे जैसे तकनीक ज्यादा उपलब्ध होती गई, उन्होंने अपनी कीमतें भी कम करनी शुरू कर दी। उन्होंने अन्य मनोरंजन बाजारों में भी कदम रखना शुरू कर दिया, जैसे कि CD और गेम सिस्टम्स। असल में हमें शायद गेम सिस्टम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उनके पास एक नया CEO था, गिल एमिलियो, और उन्होंने डूबती कंपनी को बचाने के लिए कुछ बदलाव करने शुरू किए। लेकिन कुछ आने वाला था, कुछ बहुत बुरा। नमस्ते, मैं बिल गेट्स हूं, माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन। माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर बनाना शुरू किया और वे ऐसे कंप्यूटर बना रहे थे जो एप्पल से सस्ते थे और उतने ही अच्छे भी। एप्पल के कंप्यूटर महंगे और बोरिंग थे, और भले ही माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर भी बोरिंग थे, कम से कम वे सस्ते तो थे। माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई कंप्यूटर बाजार में उतर रहा है और एप्पल डिवाइसेस की मांग लगातार कम होती जा रही थी। एप्पल दिवालिया होने से बस कुछ ही हफ्ते दूर था और गिल के लिए यही अंत था। ठीक है, हमें उसे वापस लाना ही होगा। और इसी तरह एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट को $400 मिलियन में खरीद लिया और नेक्स्ट के साथ ही उन्हें स्टीव जॉब्स भी वापस मिल गए, जिससे गिल ने तुरंत इस्तीफा दे दिया और फिर 1997 में जॉब्स CEO बन गए। उन्होंने कंपनी की 70% परियोजनाओं को कचरे में फेंक दिया, 3000 लोगों को निकाल दिया और जो अतिरिक्त पैसा बचा उससे उन्होंने उन कई कंपनियों को खरीद लिया जो एप्पल के क्लोन कंप्यूटर बना रही थी। अब जब वे सभी उसके लिए काम कर रहे थे तो यह समय था कि वे अपनी सारी प्रतिभा एक साथ लगाकर सबसे बेहतरीन कंप्यूटर बनाएं। 6 मई 1998 को एप्पल ने अपना नया ऑल इन वन कंप्यूटर पेश किया जो मूल मैकिन्टोश की याद दिलाता था, iMac। वैसे उस आई को बाद के लिए याद रखना। iMac जबरदस्त हिट रहा। पहले 5 महीनों में 8 लाख यूनिट्स बिक गईं और इसने उद्योग में बड़े बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई।
इसमें USB का इस्तेमाल हुआ। यह बॉक्स से बाहर निकलते ही इंटरनेट से जुड़ सकता था और इसकी डिजाइन भी बहुत आकर्षक थी। जैसा कि मैंने पहले कहा, स्टीव जॉब्स ही वह शख्स थे जो चीजों को मार्केटेबल बना सकते थे और उन्होंने एप्पल की चमक को फिर से लौटा दिया। एक साल बाद 1999 में उन्होंने iBook बनाया जो लगभग iMac जैसा ही था लेकिन लैपटॉप के रूप में। लेकिन उसका नाम थोड़ा अजीब था। शायद वे इस पर काम करेंगे। याद है जब लोग शिकायत करते थे कि ओरिजिनल मैकिंटोश में पर्याप्त एप्स नहीं थे, तो इस बार उन्होंने इसे ठीक कर दिया। स्टीव जॉब्स अपनी फिल्मी करियर के द्वार से निकल रहे थे और वे वही मजा एप्पल में लाना चाहते थे। उन्होंने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, DVD बर्नर, म्यूजिक बनाने का सॉफ्टवेयर और एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी बनाया जिससे आप अपनी CD सुन सकते थे, जिसका नाम था iTunes। अब एप्पल छोटे छोटे डिवाइस और सॉफ्टवेयर का एक इकोसिस्टम बना रहा था, लेकिन वे ये सब चीजें बेचेंगे कहां? ओह, उन्होंने बस एक स्टोर खोल लिया। ठीक है, बढ़िया, शायद ये चल निकले, कौन जानता है। खैर, iTunes तो कूल था और सब कुछ, लेकिन आखिर कौन अपनी डेस्क पर बैठकर सिर्फ म्यूजिक सुनता है? क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि पता नहीं बाहर जाएं? शायद आप म्यूजिक सुनना चाहें जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या बस में हो या कुछ और। हमें किसी तरह का पता नहीं एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो मोबाइल हो। हम आज आपके लिए कुछ वाकई रोमांचक लेकर आए हैं। हमने आपको आज यहां इस वादे के साथ बुलाया है कि हम एक क्रांतिकारी डिजिटल डिवाइस का अनावरण करेंगे जो मैक नहीं है, और हम ठीक वही करने जा रहे हैं। और आज हम एक ऐसा प्रोडक्ट पेश कर रहे हैं जो हमें ठीक उसी दिशा में ले जाता है, और उस प्रोडक्ट का नाम है iPod। iPod यहाँ है। 6 साल में 10 करोड़ यूनिट्स बिक गईं। ये जबरदस्त रूप से सफल रहा। iTunes स्टोर अस्तित्व में आया जिससे आप इंटरनेट पर गाने खरीद सकते थे जिन्हें आप कहीं भी अपने साथ ले जा सकते थे। अब एप्पल का मूल्यांकन $72,000 था, अरब डॉलर। हम फिर से पटरी पर आ गए हैं दोस्त, लेकिन सच कहें तो हम अभी भी उस दूसरे नंबर से काफी दूर हैं। आप जानते हैं $3 ट्रिलियन। लेकिन देखो, शायद हम इस मोबाइल डिवाइस वाली चीज से वहां तक पहुंच सकते हैं। मेरा मतलब है, iPod तो काफी कूल है, लेकिन अगर हम इससे भी ज्यादा कुछ कर पाते तो शायद, जैसे फोन कॉल्स करना या कुछ ऐसा। नहीं, मैंने एक चीज देखी थी जिसे ब्लैकबेरी कहते हैं, और वो कुछ खास नहीं है। उसमें एक बहुत छोटा सा कीबोर्ड है। इसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है और ये एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने अभी अभी एक प्रोटोटाइप बनाया है कि एक एप्पल फोन कैसा दिख सकता है। ये बहुत बड़ा है। कोई भी इस भारी भरकम चीज को अपनी जेब में लेकर घूमना नहीं चाहेगा। मेरी दादी इससे बेहतर डिजाइन बना सकती हैं। कैसा रहेगा अगर मैं इसे थोड़ा छोटा बना दूं? क्या फिर हम इसे बेच सकते हैं? मेरा मतलब है, तुम कोशिश तो कर सकते हो। ये वह खास दिन है जिसका मैं पूरे 2.5 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कभी कभी एक क्रांतिकारी उत्पाद आता है जो सब कुछ बदल देता है। आज हम 3 चीजें पेश कर रहे हैं। एक वाइड स्क्रीन iPod टच कंट्रोल्स के साथ, एक क्रांतिकारी मोबाइल फोन और एक अद्भुत इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस। एक iPod, एक फोन। क्या आप समझ रहे हैं? ये 3 अलग अलग डिवाइस नहीं है, ये एक ही डिवाइस है। और हम इसे एक नया और अद्भुत आईफोन कह रहे हैं। आज एप्पल फोन को फिर से परिभाषित करने जा रहा है। आईफोन ने 30 घंटों में 2,70,000 यूनिट्स बेचे। यह एप्पल के इतिहास का सबसे सफल डिवाइस लॉन्च था। एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेटेड का नाम बदलकर एप्पल इंक कर दिया गया। कंपनी की प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण मोबाइल डिवाइस ही भविष्य थे। इस डिवाइस को इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर कहा गया। ये एक कैमरा था, ये एक पर्सनल प्लानर था, ये एक नोटबुक था, ये एक अलार्म घड़ी थी, ये आपकी हथेली में एक टच स्क्रीन के साथ पूरा कंप्यूटर था। एप्पल जानता था कि वे कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। उन्हें पता था कि यह फोन अनगिनत काम कर सकता है, लेकिन अनंत एक कंपनी के लिए संभालना बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए उन्होंने ऐप स्टोर बनाया जिससे डेवलपर्स अपने खुद के एप्लीकेशन आईफोन और आईपॉड टच के लिए बना सकें। 1 महीने के भीतर स्टोर ने 60 मिलियन से अधिक एप्लीकेशन बेच दिए थे और इसकी दैनिक आय $1 मिलियन से अधिक थी। अक्टूबर 2008 तक आईफोन की सफलता के कारण एप्पल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल डिवाइस सप्लायर बन गया था। अब एप्पल की कीमत $180 बिलियन थी और यह यहीं से और बढ़ती ही जा रही थी। क्यों ना फोन को और बड़ा बना दिया जाए। बूम, उन्होंने आईपैड बना दिया और दुनिया भर के लाखों बच्चों ने इसे सिर्फ देखने के लिए खरीद लिया। एप्पल ने हर साल आईफोन के नए वर्जन जारी किए और फेस टाइम और आई मैसेजेस जैसी अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाना जारी रखा।
उन्होंने अपने इकोसिस्टम को लगातार मजबूत किया। जैसे जैसे उनकी वैल्यूएशन आसमान छूती गई, एप्पल दुनिया का सबसे मूल्यवान कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस बन गया और यह अजेय नजर आ रहा था। दुर्भाग्यवश एक समस्या थी। और जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लगभग 5 महीने पहले मेरी लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी। मैं एक पल लेना चाहता हूं और एप्पल समुदाय के सभी लोगों को दिल से मिले समर्थन के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। मैं 2011 में स्टीव जॉब्स ने अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए कंपनी छोड़ी। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने जॉब्स के रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी संभाली। एक सरप्राइज के तौर पर स्टीव जॉब्स ने 2011 में आखिरी बार मंच पर आकर आईक्लाउड की घोषणा की। तो अब मुझे आईक्लाउड के बारे में बात करने का मौका मिला है। हम कुछ समय से इस पर काम कर रहे हैं और हम इसके लिए वाकई बहुत उत्साहित हैं। और 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की कैंसर की जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। यह एप्पल के एक नए युग की शुरुआत का समय था। टिम कुक के नेतृत्व में वे जॉब्स के सपने को जीवित रखने के लिए दृढ़ थे। नवाचार लगातार जारी था और कंपनी अब और भी बड़ी होने वाली थी। 2012 में एप्पल ने आईफोन 4S लॉन्च किया, जिसमें सीरी था, जो पहला डिजिटल वॉइस असिस्टेंट था। इसने सभी को दीवाना बना दिया था। उन्होंने आईफोन 5 लॉन्च किया, जिसमें बेहतर डिस्प्ले थे। आईपैड मिनी, मैकबुक प्रो, एक नया iMac और एक मैक मिनी भी पेश किया। 2012 में एप्पल का मूल्यांकन रिकॉर्ड $624 अरब था। अरब डॉलर। उन्होंने ड्रे के साथ मिलकर जबरदस्त हेडफोन बनाए। 2014 में उन्होंने एप्पल वॉच घोषित की। 2016 में एप्पल ने घोषणा की कि दुनिया भर में 1 अरब से अधिक एप्पल डिवाइस उपयोग में हैं। 2017 में उन्होंने स्मार्ट स्पीकर, स्ट्रीमिंग सेवाएं शुरू की और अपनी खुद की फिल्मों को फंड किया। लेकिन 2017 में उन्होंने आईफोन X के साथ आईफोन की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी, होम बटन हटा दिया और फोन के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया। साल 2020 के अंत तक कंपनी का मूल्यांकन $2 ट्रिलियन अधिक गया। शुरुआत हो रही है। हम लगभग वहीं पहुंच गए हैं जहां आज हम हैं। लेकिन जब बात कुकिंग की हो रही है तो टिम कुक क्या कहना चाहेंगे? हमने फोन की दिशा में सब कुछ सही कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ गड़बड़ है। हम अपने मैकबुक्स और iMacs को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरा मतलब है, इन्हें देखो तो सही। ये ऐसे पुर्जों से बने हैं जो हमारे अपने भी नहीं हैं। हम सचमुच बस इन चीजों को जोड़ते हैं और बाहरी खोल बनाते हैं। तो एप्पल ने सारे इंटेल प्रोसेसर हटा दिए और खुद का एप्पल AM1 चिप बनाया। ये पहले के सभी मॉडलों से तेज, अधिक कुशल और कुल मिलाकर ज्यादा शक्तिशाली था। और देखो, ये तो कमाल हो गया। कंप्यूटरों की कीमतें सच में कम हो गईं क्योंकि एप्पल खुद ही चिप्स बना रहा था। ये एप्पल की पहेली के आखिरी टुकड़ों में से एक था। हम लगभग आज के समय में पहुंच चुके हैं। हमने अपनी $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन का आंकड़ा छू लिया है। आईफोन अपने शिखर पर है और मैक लाइनअप भी। लेकिन रुको, ये क्या है? एप्पल ने रियलिटी OS